हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आजकल परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न हम आज इस वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं। असंगत तर्क है। ऑप्शन ए, विवरण चिन्ह का प्रयोग विस्तार के लिए किया जाता है। सही है। विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है और इसका प्रयोग विस्तार के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, शब्दों के पुनरावृत्ति के लिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही है। पुनरुक्ति चिन्ह इस प्रकार का होता है। ऑप्शन सी, कथन के साथ इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है। कथन के साथ दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक कथन है, सदा सत्य बोलो, इसमें दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, जहाँ पर दोहा या चौपाई को छोड़ दिया जाता है वहाँ अपूर्ण चिन्ह आता है। सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कथन के साथ दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ना कि इकहरा अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत तर्क है। र को कंपन व्यंजन कहा जाता है। सही है। अंतस्थ व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अर्धस्वर, प्रकंपित और पार्श्विक। प्रकंपित में प्र का अर्थ होता है अग्र और कंपित का अर्थ होता है कंपन, अर्थात जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रकंपित करता है उसे प्रकंपित या कंपन व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी, ल को पास व्यंजन कहते हैं, पास को ही पार्श्विक कहते हैं। ये सही है। व को अर्धस्वर नहीं कहा जाता, ये गलत है। व को अर्धस्वर ही कहा जाता है। ऑप्शन डी, अ का शब्दकोश में कोई स्थान नहीं है। सही है। अ का शब्दकोश में कोई स्थान नहीं है। अंग्रेजी का शब्द। अ का प्रयोग अंग्रेजी के शब्द को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कॉलेज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व को अर्धस्वर नहीं कहा जाता। ये गलत है। असंगत तर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन भूतकाल किसे कहा जाता है। आसन भूतकाल में आसन का अर्थ होता है समीप, भूत का अर्थ है बीता हुआ, काल का अर्थ है समय के प्रति मानसिक बोध। आसन भूतकाल उसे कहा जाता है जिससे कार्य के समाप्ति की सूचना तो मिलती है लेकिन उस कार्य को समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिया के अभिसमाप्त होने का आभास देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी बहा गले पड़ना मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए, प्यार करना। ऑप्शन बी, संबंधी का खर्चा ऊपर आना। ऑप्शन सी, संबंधों में सहारा देना। ऑप्शन डी, दुश्मनी निकालना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संबंधी का खर्चा ऊपर आना। ये टूटी बहा गले पड़ने मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म नहीं है। भला बुरा विशेषण में कर्मधारय समास है। सही है। विशेषण में मैं का अर्थ होता है मिला हुआ। कर्मधारय समास के 2 भेद होते हैं। एक होता है उपमानवाचक कर्मधारय, उपमानवाचक कर्मधारय समास,
और दूसरा होता है विशेषणवाचक कर्मधारय समास। उपमानवाचक कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं। एक होता है उपमान पूर्व कर्मधारय समास, उपमान पूर्व कर्मधारय समास, और दूसरा होता है उपमानोत्तर कर्मधारय समास। विशेषणवाचक कर्मधारय समास के तीन भेद होते हैं। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास, विशेषणोत्तर कर्मधारय समास और विशेषण में कर्मधारय समास। विशेषण में कर्मधारय समास में दो पदों में विशेषता के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे भला बुरा। भला बुरा विशेष में कर्मधारय समास है। यदि हम भला बुरा में ये योजक लगा देते हैं तो यह वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी, पूर्व काल विशेषण पूर्व कर्मधारय समास है। सही है। ऑप्शन सी, नेहा राजपूत द्वंद्व समास है। ये गलत है। यहाँ नेहा ये विशेष्य है और राजपूत शब्द है ये विशेषण है। ऑप्शन डी, नरसिंह उपमानोत्तर कर्मधारय समास है। सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेहा राजपूत द्वंद्व समास सही युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है। इसमें ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। ये चित्र है, यहाँ ये कर्म है। माँ पुत्र को समझाती है। पुत्र कर्म है। सोहन पतंग उड़ा रहा है। पतंग कर्म है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यह वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। आक्रामक क्रिया वह क्रिया होती है जो बिना कर्म के ही अपना पूरा अर्थ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकारात्मक ही होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। जब किसी कार्य को करने के लिए एक कर्ता दूसरे कर्ता को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी, भाववाच्य केवल आक्रामक क्रियाओं में ही होता है। यह सही है। ऑप्शन सी, कर्मवाच्य आक्रामक और सकारात्मक दोनों क्रियाओं में होता है। यह गलत है। आक्रामक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ऑप्शन डी, कृतवाच्य भी आक्रामक और सकारात्मक दोनों क्रियाओं में होता है। यह सही है। कृतवाच्य शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कृत प्लस वाचक। कृत का अर्थ होता है कर्ता और वाचक का अर्थ होता है वाच्यार्थ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्मवाच्य आक्रामक और सकारात्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ये गलत है। आक्रामक क्रिया में कर्म होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं?
हाथी, बालू, आलू, ये पुल्लिंग शब्द हैं। भलाई, हलवाई, ईसाई, हलवाई और ईसाई पुल्लिंग शब्द हैं और भलाई स्त्रीलिंग है। इमली, चांदी, लौकी, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। साथी, घी, शक्कर, शक्कर स्त्रीलिंग है और साथी और घी ये पुल्लिंग शब्द हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इस ऑप्शन में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश, बाल, आंसू, होश। बाल, आंसू, होश ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं सदैव। आकाश एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आकाश। आकाश सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के क्रम से बैठे हैं, कारक है। क्रम यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए कर्म कारक है, बी अधिकरण कारक, सी करण कारक, डी संप्रदान कारक। कर्म कारक नहीं है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को पहचानने के लिए कहाँ और कब का प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो पता चलता है कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। जैसे राधा दिल्ली गई। अब प्रश्न करेंगे कि राधा कहाँ गई तो उत्तर मिलता है दिल्ली। राधा कब आएगी तो उत्तर मिलता है, जैसे प्रश्न करेंगे हम, राधा कब आएगी, उत्तर मिलता है राधा शाम को आएगी। वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। करण कारक साधन को कहते हैं। इस वाक्य में क्रम है जो वो साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी देखते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संप्र प्लस दान। संप्र का अर्थ होता है जिसके लिए, दान का अर्थ होता है देना। जैसे सैनिक देश के लिए शहीद होता है, देश यहाँ पर संप्रदान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करण कारक है। क्रम है इसमें जो वो साधन के रूप में प्रयोग हुआ है और साधन को करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत तर्क है। फलों के नाम जातिवाचक संज्ञा है, सही है। संज्ञा जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। हिंदी में संज्ञा को नाम कहते हैं। हिंदी में संज्ञा को नाम कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। फलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, सही है। गैसों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ये गलत है। यह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। गैसों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो नाप तोल वाली वस्तुएं दी हैं, वस्तुओं के नाम का बोध होता है जिसमें, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी, पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा है।
सही है। पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही है। दिनों के नाम, महीनों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, संवतों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। गैसों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये असंगत तर्क है। गैसों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।